अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गाज़ा में इजरायली बर्बरियत के 2 बरस की तकमील और इसके साथ फ़लस्तीनियों की इस्तिक़ामत, उनकी क़ुरबानियाँ, उनका सब्र व तहम्मुल और उनकी मज़ाहमत। इस हवाले से ये 2 बरस जो मुकम्मल हुए हैं और इस दरमियान क्या कुछ सूरत हाल हुई और यानी 7 अक्टूबर से 2023 से 7 अक्टूबर 2025 तक जो हालात बने गाज़ा में, फ़लस्तीन में और उसके असरात सारी दुनिया पर किस तरह से हुए, उस पर हम बात करेंगे। मौजूद मेहमान कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सियासी व दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर अर्शी खान साहब। मौजूद मेहमान से बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सरसरी तौर पर इन 2 बरसों में क्या सूरत हाल रही उस पर नज़र डालेंगे, उसको आप समाअत करें, देखें। उसके बाद फिर हम अपने मौजूद मेहमान से बातचीत का आगाज़ करेंगे। रुख करते हैं उस सरजमीन का जहाँ एक तरफ जुल्म व बर्बरियत की एक सियाह तारीख दर्ज हुई है, तो वहीं सब्र, कुर्बानी और शहादतों का एक ऐसा मुजाहरा सामने आया जिसको रहती दुनिया याद रखेगी। आज 7 अक्टूबर है। गाज़ा में फ़लस्तीनियों के कत्ल और कत्ले आम और नस्ल कुशी के 2 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर की शब ढलते ही सुबह की अव्वलीन सातों में करीब 4:59 पर गाज़ा पर बमबारी का आगाज़ किया था, जो 7 अक्टूबर 2025 तक यानी अभी तक जारी है। इन 2 वर्षों में इजराइल ने खुद अपने मजालिम के साबिक़ तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फ़लस्तीन पर नाजायज़ तौर पर काबिज़ इजराइल ने पहले ही से सख्त नाकाबंदियों से घिरी गाज़ा की पट्टी पर हमास के खात्मे के नाम हमलों का आगाज़ किया। हमलों की जानिब से हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए इजराइलियों को वापस लेने के नाम इजराइल ने गाज़ा के आम निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारियों का आगाज़ किया। इजराइल ने चंद दिनों के दौरान गाज़ा से हमास का सफाया करने के दावे करते हुए गाज़ा की आम आबादियों पर बदतरीन बमबारी का आगाज़ किया। आम फ़लस्तीनियों को कभी जुनूब से शुमाल और कभी मशरिक़ से मगरिब की तरफ धकेला गया। इजराइल ने फ़िज़ा से, ज़मीन से, समंदर से हर तरफ से गाज़ा की पट्टी पर बमबारियां की, हलाकत खेज़ हथियारों का इस्तेमाल किया, गाज़ा की नाकाबंदी को मज़ीद सख्त तरीन कर दिया, गाज़ा की पट्टी को दुनिया के दीगर हिस्सों से काट कर रख दिया, गाज़ा की 23 लाख आबादी को गोया न सिर्फ महसूर किया बल्कि इनके लिए ग़िज़ा, पानी, अद्वियात की सरबराही तक ख़त्म कर दी। गाज़ा में फ़लस्तीनियों के मकानात, अपार्टमेंट्स, रिहायशी इलाकों पर आग और बारूद की बारिश कर दी। न सिर्फ आम आबादियों को निशाना बनाया बल्कि ज़ख्मियों, मरीजों के इलाज, मुआलजे के तमाम ज़राए भी ख़त्म करने के लिए गाज़ा के अस्पतालों को चुन चुन कर निशाना बनाया। बमबारियां करते हुए गाज़ा के अस्पताल और सेहत के शोबे को तबाह व ताराज कर दिया। इजराइल ने खुले तौर पर गाज़ा से फ़लस्तीनियों के मुकम्मल इनखला के नाजायज़ अहकामात सादिर करने लगा। इजराइल ने गोया गाज़ा पर मुकम्मल कब्जे के लिए रोज़ बरोज़ अपने हमलों में शिद्दत पैदा की। इजराइल की हर जालिमाना कार्रवाई पर इब्तिदा से लेकर ताहाल अमरीका हस्बे रिवायत मुकम्मल ताईदी बना रहा। इजरायली बमबारियों और हमलों में इन 2 बरसों के दौरान 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें करीब 20,000 मासूम बच्चे शामिल हैं। इसी तरह इन 2 बरसों के दौरान इजराइल ने हर 1 घंटे में एक फ़लस्तीनी बच्चे को शहीद किया। 2 बरसों के दौरान हर 1 घंटे में एक फ़लस्तीनी बच्चे को शहीद किया। इजरायली बर्बरियत में इन 2 बरसों के दौरान 1,59,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इनमें भी बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की शामिल है। एदाद व शुमार के मुताबिक इन 2 बरसों के दौरान हर 14 फ़लस्तीनी बाशिंदों में एक फ़लस्तीनी जख्मी हुआ है। इजराइल ने इन 2 बरसों के दौरान 125 अस्पतालों और क्लिनिक्स को तबाह किया। 1,722 शोबा सेहत से जुड़े अफराद, जिनमें डॉक्टर्स और दीगर हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं, इन्हें शहीद कर डाला। फाखाकशी के नतीजे पहले ही 459 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके थे। इनमें 154 बच्चे शामिल हैं। इस नाकाबंदी के दौरान हर 4 फ़लस्तीनी बच्चों में एक फ़लस्तीनी बच्चा मुनासिब ग़िज़ा न मिलने के नतीजे ज़िंदगी और मौत की जंग अब भी लड़ रहा है। इसी दौरान सख्त नाकाबंदी के नतीजे, फाखाकशी के नतीजे
फौत होने वालों की तादाद 2,600 हो गई। 19,000 फलस्तीनी ग़ज़ा हासिल करने के दौरान इजरायली बर्बरियत के नतीजे जख्मी हुए। ग़ज़ा का 89%, 89% पानी और सेवरेज सिस्टम इजरायली बमबारी में तबाह कर दिया गया। इजराइल ने गजा के बाशिंदों के लिए पानी की फराहमी तक इंतहाई मुश्किल तर बना दी। 92% रिहायशी इमारतों को इजराइल ने बमबारी करते हुए तबाह कर दिया। 88% कमर्शियल सहूलियात तबाह कर दी गई। 62% फलस्तीनियों ने इन 2 बरसों के दौरान खुद अपनी ही जायदादों और मिल्कियतों के दस्तावेजात को खो दिया। दस्तावेजात का खो देना शायद फलस्तीनियों के लिए कुछ ना हो, इसलिए कि खानदानों के खानदान इजरायली हमलों में शहीद हो गए। किसी घर का एक बच्चा बचा तो किसी घर में कोई एक फर्द भी न बचा। 92% स्कूल्स इन 2 बरसों में इजरायली बमबारी में तबाह कर दिए गए। 2 बरसों के दौरान इजराइल ने गजा के 2,300 तालीमी इदारे तबाह कर दिए। इनमें 63 यूनिवर्सिटीज की इमारतें भी शामिल हैं। इजराइल की जेलों में 10,800 से ज्यादा फलस्तीनी बंद हैं। इनमें 400 बच्चे और 87 खवातीन शामिल हैं, जिन्हें इजरायली जेलों में इंतहाई अजियतों और तकालीफ का हर रोज सामना रहता है। इन महरूसीन में 3,629 ऐसे फलस्तीनी हैं जिन पर ताहाल कोई चार्ज तक आयद नहीं किया जा सका। इंसानियत और आज़ादी सहाफत का दम भरने वाली दुनिया के सामने इजराइल ने 2 बरसों के दौरान 300 सहाफ़ियों और सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने वालों को निशाना बनाकर शहीद किया, जिसमें रास्त तौर पर 270 यानी सहाफ़ी हैं। गोया अमेरिका की सिविल वॉर, कोरियन वॉर, युगोस्लाविया वॉर और यूक्रेन वॉर में भी इतने सहाफ़ी नहीं मारे गए जो इजराइल ने 2 बरसों के दौरान गजा में शहीद कर डाले। इजराइल ने न सिर्फ गजा में सितम ढाए, बल्कि इस दौरान उसने लिबनान, शाम, ईरान, इराक और यमन पर भी हमले किए और यहां मज़ाहमतकारों, रहनुमाओं और आम लोगों को निशाना बनाया। तमाम आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ाईं और अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई बना रहा। अमेरिका की पुष्पनाही के साथ इजराइल ने अपनी सारी तवानाई गजा को तबाह व ताराश करने में लगा दी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने यरगमालियों को अपनी ताकत के जरिए छुड़ा न सका और ना ही हमास का खात्मा कर सका, बल्कि इन 2 वर्षों में इजराइल इंसाफ पसंद दुनिया और इंसानियत पर यकीन रखने वालों के रूबरू जलील व रुस्वा हुआ। इसके जुल्म व सितम के खिलाफ अमेरिका से यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तक अवामी एहतजाज उमड़ पड़े। इजराइल की तायीद करने वाले यूरोपीय ममालिक को भी इस बर्बरियत ने झिझोड़ कर रख दिया। आखिरकार उन्होंने फलस्तीनियों के हक को तस्लीम करने के लिए ऐलानात शुरू किए। इन 2 बरसों में अगरचे गाजा वालों ने अपनी अजीम कुर्बानियां पेश की, लेकिन उन्होंने इन कुर्बानियों के जरिए मसले फलस्तीन और इजराइल के नाजायज कब्जे को दुनिया के रूबरू बेनकाब कर दिया। यही वजह है कि आज दुनिया इस बात पर गौर करने के लिए मजबूर हो चुकी है कि फलस्तीनियों को इजरायली जुल्म व बर्बरियत से आज़ादी मिलना जरूरी है, बल्कि मुस्लिम दुनिया को भी गाजा वालों ने अपनी हिम्मत, हौसले के जरिए ऐसा पैगाम दिया जिसने बुज़दिल और बेहिस अरब व मुस्लिम क़यादतों को भी खौफज़दा कर दिया है कि अब मजीद इनकी गुलामी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। नाज़रीन, ये अभी आपने सरसरी रिपोर्ट देखी। बहरहाल हम मौजूद मेहमान, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, डॉक्टर अर्शी खान साहब, प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सियासी व दिफाई तज्ज़ियाकार, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आज 7 अक्टूबर है और कल 8 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर को जिस तरह से तूफ़ान अल-अक़सा के नाम से हमास की जानिब से एक यानी पेशरफ्त की गई थी, एक हमला किया गया था, और उसके बाद उसी को बुनियाद बनाकर इज़राइल की जानिब से यानी 8 अक्टूबर की बिल्कुल अलग सुबह वहीं से हमले किए गए, जो अभी तक डॉक्टर साहब जारी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो जो आगाज़ था और अभी की जो सूरत हाल है, मैं आप ही पर जो है इसको छोड़ता हूँ कि आप कहाँ से इसका आगाज़ करेंगे, क्योंकि जिस तरह की तबाही इन 2 बरसों में हुई है वो यकीनन यानी तारीख़ के पन्नों में ये दर्ज हो चुका है कि इज़राइल ने सारी तवानाई झोंक दी और आम जो आबादियाँ थे
उसको जो है तहस नहस कर दिया। जी डॉक्टर साहब। ये तो देखिए 2 साल पूरा हो गया और ये जो 2 साल का जो अरसा है, ये मैं इसे जंग नहीं बोलूंगा। मैंने पहले भी आपके टेलीविजन पे बोला था कि ये जंग नहीं है बल्कि एनिहिलेशन है, कत्लेआम है, जेनोसाइड है। जी। और ये मैं नहीं बल्कि बहुत सारे अमेरिकन जो ऑफिशियल्स हैं, जो एक्स एम्बेसडर हैं, रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं, उनके भी बयान आता है कि ये जो है किसी भी तरह से जंग नहीं है। जंग तो 2 स्टेट के बीच में होता है। यकीन। इसमें तो एक तरफ वो लोग हैं जो कुछ ही लोग हैं जिनके पास बहुत मामूली से हथियार है। मामूली से हथियार का मतलब अगर उनका मुकाबला किया जाए या कंपेयर किया जाए जो इजराइल के पास हथियार है, तो उसके मुकाबले में 1% है इनके पास, वो भी नहीं है। जी। तो इस तरह के अनइक्वल सिचुएशन में आप वॉर नहीं कर सकते। वन वे अटैक है, वन वे एग्रेशन है। और ये जो तबाही हुई, मुझे लगता है कि बिल्कुल प्लान्ड वे में हुई है सब। जो सिचुएशन, अब जैसे कि 9/11 हुआ तो 9/11 भी प्लान्ड था। जी। और 9/11 करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को लाया, पैदा किया। बड़े बड़े दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन को पैदा किया और उनका मुस्लिम चेहरा दिया। हालांकि जो स्क्रिप्ट राइटर हैं टेररिज्म के, वो तो कोई और हैं। जी। और मुस्लिम बैशिंग की गई पूरे वर्ल्ड में। और ये शुरू हुआ था आपको 9/11 में। सॉरी। जी। और मुस्लिम बैशिंग के पहले आपकी याद होगा कि जो सद्दाम हुसैन की बैशिंग हुई थी जी, इराक की, और उसके पहले ईरान की हुई थी, और उसी दौरान आपके सीरिया में बशर असद की हुई, फिर जो है गद्दाफी की हुई, फिर हुस्नी मुबारक की हुई जी। और अभी जो है 2 तरह की मुस्लिम बैशिंग चल रही है, मतलब इस्लामोफोबिया जी। एक तो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा आपके फलस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब फलस्तीनियों को ऐसा पेश किया जा रहा है कि ये, अगर आप अमेरिकन, चाहे वो बाइडेन हो या ट्रम्प हो जी, या उनकी टीम हो, तो ये जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं जी आपके गाजा में, तो इनको ये ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे ये टेररिस्ट हैं। मतलब ये कह ही रहे हैं कि ये टेररिस्ट हैं, और इनके जो भी एक्टिविटीज हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सारे टेररिस्ट हैं, इस तरह की चीजें आप मतलब जी ये देखेंगे। तो और आपको मैं बताऊं कि जब ये हादसा हुआ था तो उसके मेरे ख्याल से उसी दौरान जो है बाइडेन भी उन्होंने विजिट किया, बहुत ही कम दिनों में फौरन उन्होंने विजिट किया। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, उन्होंने विजिट किया जी। और जो वर्जन था इजराइल का उसी को अपनाया, जैसे कि जो है बेबी को मार दिया और बच्चों को काट दिया और औरतों के चेस्ट को जो है काट दिया जी, और रेप किया, इस तरह की चीजों को कहा गया वहां पे। जी हाँ, इल्जाम लगाया गया हमास पर। इल्जाम तो मैं ये कह रहा था कि ये जो चीजें हुई हैं जो गाजा में हुई, तो गाजा में हुआ क्या? गाजा में 11% जो पॉपुलेशन, गाजा का जो पॉपुलेशन है उसका 11% जो है वो साफ हो गया, मतलब उसको खत्म किया गया। या तो वो मार दिए गए या इस तरह से जख्मी है कि उनकी जिंदगी दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकती, इसलिए कि 2 लाख से ज्यादा लोग जो है जख्मी हैं। कहा जाता है कि 66,000 जो है मार दिए गए, लेकिन एक्चुअल फिगर तो वो लाख से कम नहीं है। अगर हमास का स्टेटमेंट लें या सारा कुछ लें जी, तो 66,000 को ले रहे हैं, तो इसमें 30% आप ऐड कर लीजिए। फिर उसके बाद बहुत से लोग जो मिसिंग हैं, बहुत से लोग डेब्रीज जो मलबा है उसके अंदर जो है ये है दबे हुए हैं। जी हाँ, इसलिए कि इनके पास कोई ऐसे हथियार नहीं है या कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके जरिए मलबे को हटाए। जब पहला सीज फायर हुआ था आपके जनवरी में 2025 में, आपको याद होगा, तो उसमें उस एग्रीमेंट में ये भी था कि इजराइल जो है अलाउ करेगा जिसमें मलबा हटाने के लिए वो मशीन आएगी जी, और लोगों के लिए टेंट आएगा और मेडिसिन आएंगे। तो ये सब इजराइल ने आने नहीं दिया, बहुत मेरे ख्याल से 1-2% आया जी। ये हेवी कुछ मशीन आएगी जो मलबे को उठाएगी वगैरह, और कुछ जो है आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स आएंगे तो सर्जरी वगैरह के लिए। ये सब वायलेशन हुआ जी। तो इसमें
अभी जो हालात हैं, अभी हालात ये हैं कि 11% जो लोग वहाँ के खत्म हो गए। जी। जो टोटल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो गया। हाँ। जो एक सिटी बचा हुआ था, 5 वहाँ पे गवर्नरेट हैं, 5 में से जो एक बचा हुआ था आपके गाजा सिटी, वो भी बिल्कुल तबाह हो रहा है। जी। इसके अलावा आप देखेंगे जो वाटर सिस्टम था वो पूरी तरह से तबाह हो गया, सीवेज सिस्टम तबाह हो गया, जी। इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम तबाह कर दिया इन्होंने। जो उनके पास रोड्स थे वो खत्म कर दिए। जी। पौने 2 लाख से पौने 3 लाख से 3 लाख मकानों को, हाउसिंग यूनिट को पूरी तरह से मिसमार कर दिया। जी। मोर देन 900 जो मॉस्क थे उसको जो है इन्होंने बॉम्ब कर दिया। जी। बहुत सारे जो फुटबॉल के जो फील्ड थे जिसमें बच्चे खेलते थे उसको तबाह कर दिया। जी। 19 के लगभग कब्रिस्तान थे तो उसमें से भी बहुत सारी बॉडीज को इन्होंने निकाल दिया। उसके बाद आप देखेंगे 36 में से 36 जो हॉस्पिटल्स थे उसमें मेरे ख्याल से एक हॉस्पिटल शायद वर्क कर रहा, वही पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा, इसलिए कि वहाँ पे जो फ्यूल चाहिए, जो सामान चाहिए, खाना चाहिए, डॉक्टर को भी तो खाना चाहिए जी, और आपके एनेस्थीसिया, दवा, ये सारी चीजें वहाँ पे मतलब नॉर्मल सप्लाई है ही नहीं, वहाँ पे सारी नाकाबंदी है। तो जो वहाँ पे देखिए 2 तरह के हेल्थ सिस्टम थे, एक तो था हॉस्पिटल्स थे बड़े बड़े आपके जी, इसके अलावा हेल्थ केयर सेंटर्स थे। तो हेल्थ केयर सेंटर्स जो है वो सैकड़ों में थे, तो वो सब तबाह, बहुत सारे तबाह कर दिए गए। और जो हॉस्पिटल्स थे, मैं शुरू में ही आप देखेंगे जो हॉस्पिटल्स थे उनको जो है खत्म किया गया वहाँ। और अगर मैं आपको 100 डेज का डेटा दूं फॉर एग्जांपल जी, या मैं दूं आपको ये बताऊं कि सिर्फ 6 दिन के अंदर क्या हुआ। मतलब 7 अक्टूबर को अटैक हुआ जी, और दूसरे दिन उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर को इन्होंने बंदी बनाया, तब हमास वाले घुस गए इजराइल में। जी हाँ। और ठीक उसके 6 दिन के अंदर, मैं सिर्फ 6 दिन का डेटा दे रहा हूँ शुरू का। जी जी। जैसे कि उसके बाद शिद्दत मतलब में तेजी आई है, मतलब उसके इजरायली अटैक में तेजी आई है उसके बाद जी। तो अब आप समझिए कि 6 दिन के अंदर इन्होंने 70 इंडस्ट्रीज को बॉम्ब किया, 70 इंडस्ट्रीज को। इसके बाद आप देखेंगे कि 49 जो मीडिया ऑफिसेस थे उसको बॉम्ब किया जी। 20 मॉस्क थे, 20 मस्जिद को सिर्फ 6 दिन में शहीद किया। और करीब 23,000 जो मकान थे उनको तबाह किया जी। 28 जो मेडिक्स थे जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको मार दिया 28 लोगों को। और वाटर जो था वो पूरी तरह से 2 मिलियन लोगों के लिए आउट ऑफ ये रन आउट कर गया, मतलब कि वाटर सिस्टम को इन्होंने तबाह किया। आपको याद होगा कि उनके मिनिस्टर ने कहा था कि नो वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फ्यूल, जी हाँ, नो फ्यूल, नो फूड, है ना। जी हाँ। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो शिफा में थी वो बिल्कुल खत्म, सिर्फ 6 दिन के अंदर। और उसी 6 दिन के अंदर में दो बड़े जहाज अमेरिका के आए, जिसमें 7,000 अमेरिकन नेवी के लोग थे जी, और 75 एयरक्राफ्ट थे। और इस 2 साल के अंदर में अमेरिका ने कम से कम $30 बिलियन इजराइल को दिया है। तो अगर शुरू से आप देख लें कि इजराइल जब से पैदा हुआ तो उससे लगभग आप देखेंगे करीब 180 से 200 बिलियन डॉलर इसने दिया है मिलिट्री एड में या इकोनॉमिक एड में मिला करके जी। और इसी 10 दिन के अंदर, मतलब 7 अक्टूबर को अगवा किया गया इजराइल के लोगों को जी, और इसी 10 दिन के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन आ गए इसी वहां इजराइल में जी। और 10 दिन के अंदर आप देख लीजिए, कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट, कोई भी अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी, कोई भी अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी जी, वो कभी भी गाजा नहीं गया जी हाँ, देखने के लिए वहां पे क्या हालात हैं जी। विटकॉफ गए भी तो विटकॉफ तो दूसरे टाइप के आदमी हैं जी, है ना। ये तो एक स्पेशल इन्वॉय हैं, ये बेसिकली बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं जिसको ना बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट वाले। इनके बेटे भी इसी काम में है मसरूफ। और ये पूरी तरह से ज़ायनिस्ट लॉबी के आदमी हैं जी। लेकिन जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, ये आपने देखा, या मिलिट्री के लोग, ये कभी नहीं गए खासा जी। उसके अलावा अगर ये इजराइल गए भी तो इजराइल में वो जेल में, जैसे कि ये जब भी इजराइल आए तो उन लोगों से मिले जिनके रिश्तेदार बंधक बने हुए थे, होस्टेज बने हुए थे जी जी। लेकिन वहीं इजराइल के जेल में वहां पे हजारों पैलेस्टीनियंस बंद थे, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, जिसमें
आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, जी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, बहुत सारे लोग थे जिनसे किसी की भी मतलब ऐसी कोई नहीं हुई कि उनसे मुलाकात किया जाए जी कि उनके क्या हालात है, बिल्कुल वन वे। जी। और इसी तरह से आप देखेंगे कि उसी 6 दिन के अंदर में हम्म जो 70 लोग करीब भाग रहे थे हम्म। जान बचाने के लिए, तो उन पे बॉम्बिंग की। जी। और उसी 6 दिन के अंदर हम्म एक 6 साल के बच्चे को की स्टैबिंग हुई अमेरिका में, हम्म और जिस आदमी ने किया वो 71 साल का था। हम्म तो ये हालात हैं हम्म उस जमाने में। और इसमें मैं कह रहा था कि जो चीजें हुई हैं वो बिल्कुल कंट्रोल और प्लान वे में। हम्म। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके टेलीविजन पे ही बताया था, जी ख्याल से काफी अरसा हो गया। उसमें ये था कि जो अमेरिका में, जो इजराइल में, जो वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, बीता सालिम है, हम्म उसके बाद जो है फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स इजराइल है, एक जी दूसरा एनजीओ का। हम्म इसके बाद इनका एक न्यूज़पेपर है हारिस, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है। जी तो उन सब ने भी जो है बहुत सारी इंक्वायरी की, अपना डेटा कलेक्ट किया, तो पता ये चला जी कि वहां पे जो हमला हुआ था हमास का 7 अक्टूबर 2023 को, जी। तो इसकी खबर, इसकी प्लानिंग की खबर 1 साल, कम से कम 1 साल पहले से इजराइल को थी, हम्म और इजराइल के बड़े बड़े हाई ऑफिशियल्स को थी, हम्म इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी को भी थी। हम्म और 40 पेज का डॉक्यूमेंट इन्होंने कुछ आपस में कुछ लोगों ने सर्कुलेट किया था, जिसका नाम था जेरिको वाल, हम्म। नाम था कोड वर्ड उसका। जी इसमें पूरी चीज कही हुई थी कि ये हमला होगा, फला होगा। हम्म इसके बाद आप देखिएगा कि मुसलसल कई बार सीआईए के बड़े लीडरों ने या ऑफिसर्स ने इजराइल को फोन करके बोला कि आप पे हमला हो सकता है कि हो, हम्म मतलब कि हमास का या हमास के लोगों का। इसके अलावा आप देखेंगे कि खुद जो इजिप्शियन इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद नेतन्याहू को डायरेक्ट टेलीफोन किया। हम्म। ये मेरे ख्याल से 2 दिन पहले या 6 दिन पहले किया है। जी इमिनेंट अटैक का चांस है। जी इसके बावजूद भी जहां पे अटैक हुआ, तो वहां पे जो कैमरास था और जहां पे लोगों को रखा जाता था, जी। कई सारे लोगों को वहां से हटा दिया गया हम्म और उनको घुसने का मौका दिया गया। हम्म अच्छा, हमास का जो मेन प्लान था वो लोगों को बंदी बना के ले जाना था, ताकि उनके जो हजारों लोग इजरायली जेल में बंद हैं उनको बार्गेनिंग करके छुड़ा सकें। ये उनका मकसद था डॉक्टर बेसिकली। साहब, मैं यहाँ पर ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि इस यानी इंकशाफ के हवाले से या फिर इस हवाले से कि इज़राइल को पहले ही से पता था और ये एक प्लान तरीके से जो है इस मामले को उसने होने दिया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी को मुद्दा बनाकर हमास की कारकर या फिर हमास के जो हमला था उसको जिस तरह से एक सवालिया निशान उस पर लगाया जाता है टोटली हमास की कारकर्दगी पर, तो उस हवाले से आप थोड़ा सा व्यूवर्स को बताएं। देखिए, हमास जिस तरह से एक जहन बनाया जाता है खुद हमास की जो है जो हैसियत है उस पर जो है बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं, सवाल खड़ा किया है, थोड़ा उसको भी क्लियर कर दें। अब ये देखिए, एलिगेशन की बात तो है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि 2 तरह की सिचुएशन है इजराइल में। एक तो ये है कि आप ह्यूमिलिएशन के साथ जिंदा रहें या इज्जत के साथ मरें। जी। तो ये एक अप्रोच है जो कि खुद आपके बहुत सारे जो पैलेस्टीनियन बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने भी जो है इस बात का एतराफ किया। और सिचुएशन ये थी कि भाई गाजा में आप देखें तो ये जो अटैक है आपके, अब जो अटैक है 2 साल का, ये छठा अटैक है, मतलब 2005 के बाद। जी। 2005 में वहां पे जो यहूदी बस्तियां थी आपके 9,000 लोग का, उनको वापस बुलाया गया। उसके बाद इनकी सरकार आई आपके 2006 में। जी। और फिर मुसलसल उन पे जो है आपकी इकोनॉमिक पाबंदी और मिलिट्री पाबंदी और सिक्योरिटी, बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई। जी। तो इनके जो हालात थे इतने खराब हो रहे थे और इतनी चीजों का वायलेशन हो रहा था, इसलिए कि उसके पहले 5 बार अटैक इन पे हो चुका था और कोई उसमें चीजें नहीं आ रही थी। इन्होंने, हमास ने जो अटैक किया, तो हमास का अटैक ये नहीं था कि वहां पे हम इसराइल को तबाह कर दें, उससे लड़ें।
बल्कि ये था कि उनके लोगों को हम भी पकड़ लें और फिर उसके बाद जो है हम बार्गेनिंग करके अपने लोगों को छोड़ाएं। ये पहले भी हमास ने किया है। ये और नेक नियति उनकी थी, मतलब अपने काम के लिए मज़ाहमत के हवाले से इसमें कोई मतलब कोई शक की गुंजाइश या फिर? नहीं, वो देखिए, अगर हमास के लिए, देखिए हमास तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। जी वहाँ पे बड़े बड़े हमास की तरफ 5 ऑर्गेनाइजेशन है जो रेजिस्टेंस ग्रुप कहलाते हैं। जी जी। अब इनके अंदर कोई रिमोर्स पछतावा नहीं कि हमने गलत किया, इसलिए कि इनकी, मैंने कहा कि भाई एक वो लोग हैं जो बगैर इज्जत के जी रहे हैं, मतलब कि ह्यूमिलिएशन के साथ। हाँ हाँ। एक वो ग्रुप है और एक वो ग्रुप है जो चाहते हैं कि नहीं, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं जी। लड़ते हुए। जैसे कि हिंदुस्तान में भी थे भाई, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे और आपके आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद थे। इस तरह के ये ऐसे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की और ये लड़े। तो अब आप इनको कैसे कैसे क्या कहेंगे कि ये उन्होंने गलत किया या सही किया? ये एक सवाल है ना जी। ये एक सवाल है। तब ये डिपेंड करता है कि आपका अप्रोच क्या है वहां पे। तो अब अगर देखा जाए कि भाई होस्टेज इन्होंने बनाया, और होस्टेज जो है पूरे अमेरिका में होस्टेज एक इश्यू है, होस्टेज इशू है। लेकिन जो हजारों लोग और मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियन जो होस्टेज बने हुए हैं 70 साल से जी इजराइल के, तो उस पे कोई आवाज नहीं उठ रही। भाई इजराइल बना कब? इजराइल आया कहाँ से? इजराइल भाई, मैंने पहले ही बोला था कि ये पैलेस्टाइन में 1916 में जो आबादी थी यहूदियों की, वो 5% थी, 5 से 6% जी। ओरिजिनल वहां के यहूदी थे। अब वहां पे इनकी आबादी इस तरह से बढ़ी और 90 कंट्री से उनको लाया गया जी। नहीं, तो इसी सिलसिले में मैं आपको एक बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन देता हूं कि 1931 में जी 2 अक्टूबर 1931 जी। और जर्नल का नाम है जेविश क्रॉनिकल जी। उसमें गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने ये कहा कि ज़ायनिज्म के नाम पे फलस्तीन को दोबारा कब्जे में लेना, ये हमारे नजर में अट्रैक्शन आइडिया नहीं, अट्रैक्शन नहीं हमारे नजर में, ये अच्छी चीज नहीं। ये गांधी जी ने कहा था। और गांधी जी ने ही 1938 में 26 नवंबर 1938 जी 26 नवंबर 1938 में हरिजन निकलता था यहाँ से जर्नल जी जी इंडिया के, इसमें गांधी जी ने खुद कहा कि हमें यहूदियों से हमदर्दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो यहूदियों का जो नेशनल होम का आइडिया है जी फलस्तीन में कायम करने का, मैं उसको अप्रूव बिल्कुल नहीं करता हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा ये कैसी बात है कि भाई यहूदी जो है जहाँ रह रहे हैं जिस मुल्क में, उसको छोड़ करके यहाँ फलस्तीन में आ रहे हैं। वो वहां पे जब रह रहे हैं, जब उनको भगाया नहीं जा रहा था, वहां पे आराम से रहें। ये भी गांधी जी ने कहा इसी आपके इशू में 26 नवंबर 1938। जी डॉक्टर साहब, इसी से हम आगाज़ करेंगे। एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, छोटा सा आपकी इजाज़त से। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो 2 बरस का जुल्म और बर्बरियत का मामला इजराइल का रहा गाज़ा में, उस हवाले से हम डॉक्टर अर्शी खान साहब से बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम बात कर रहे हैं 2 बरस के तकमील के हवाले से, जिस तरह से इजराइल के हमले गाज़ा पर होते रहे, जिसमें हज़ारों की तादाद यानी फ़लस्तीनियों की शहीद हुई। बहरहाल नुकसानात के हवाले से मुकम्मल आपने ब्रेक से पहले सारी तफसीलात देखी, और डॉक्टर अर्शी खान साहब से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर और मज़ीद यानी सवालात ये बनते हैं, जिस तरह से पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर अर्शी खान साहब ने गीता के हवाले से कहा था, गीता एक्चुअल प्लान क्या है, और फिर 2 रियासती हल के हवाले से भी हम ज़रूर आगे जानेंगे। और फिर पोस्ट वॉर की अगर हम बात करें तो वो भी क्या नज़र आ रही है, अभी की जो बातचीत चल रही है उस हवाले से भी डॉक्टर साहब से मेरा सवाल होगा। वेस्ट बैंक की सूरत हाल के हवाले से भी हम बात करेंगे, और अमेरिका और इजराइल की नीयत और इनके कमिटमेंट पर कितना हम जो है यकीन कर सकते हैं, और क्या इसका रिज़ल्ट निकल सकता है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ने यकीनन इजराइली यानी इजराइल के एक होम लैंड का जो एक तस्वुर दिया गया था, जिसकी ख़ुद हमारे बाबा क़ौम गांधी जी ने उसकी मुखालिफत की थी, उस हवाले से डॉक्टर साहब ने बात की थी। जी डॉक्टर साहब, प्लीज़ कंप्लीट करें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि हरिजन जो मैगजीन था जी, उसमें 26 नवंबर 1938 जी को गांधी जी ने कहा कि फ़लस्तीन जो है
अरबों को बिलोंग करता है, मतलब फलस्तीनियों को बिलोंग करता है, मतलब फलस्तीनी जो है वो फलस्तीन के हैं। जैसे इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड के हैं और फ्रेंच जो है वो फ्रांस के हैं जी। उसी तरह से जो फलस्तीन है वो फलस्तीनियों का है जी। अभी जो चीजें हो रही हैं, जो हुई हैं, या जो प्लान है वो ये है कि पैलेस्टाइन विदाउट पैलेस्टीनियन। देखिए इजराइल तो बना हुआ फलस्तीन में ही जी। अब लोग इसको माने या ना माने, लेकिन रियलिटी तो पैलेस्टाइन ही में इजराइल बना हुआ है और उसको जबरदस्ती बनाया गया। और इजराइल का जो क्रिएशन है वो थ्रू निगोसिएशन हुआ नहीं है जी। थ्रू यूनाइटेड नेशन भी नहीं हुआ है वो जबरदस्ती हुआ है जी। अब आप समझ जाइए कि किस तरह का लीगल है या इलीगल है। और उसमें मतलब पूरी कोशिश ये की जा रही है कि पैलेस्टाइन विदाउट पैलेस्टीन। अब इसके लिए बहुत सारी कोशिश हुई, पहले भी हुई, उसमें खुद जो फलस्तीनी है आपके वो अपनी ही जमीन में इजराइल में ही खुद 20% वहां पे फलस्तीनी है जी, जो 7th क्लास सिटीजन है वहां पे। उसके बाद फलस्तीनी आपके खुद जो बाकी जो एरियाज है, वेस्ट बैंक है, ईस्ट जेरूसलम है और आपके गाजा, इसमें जो है रिफ्यूजी बने हुए हैं। बहुत सारे जो है वो लेबनान में रिफ्यूजी बने हुए हैं, बहुत सारे इराक में थे वगैरह वगैरह। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने ये भी कहा उसी इशू में 1938 में जी कि यहूदियों को अरब पे इम्पोज करना, उन पे लादना, जैसे उनको वहां जगह जगह से लाया जा रहा था, बसाया जा रहा था 1916 के बाद, 1916 के बाद, बैलफोर डिक्लेरेशन के बाद। उस जमाने में आपकी 1919 के बाद जो है जो पैलेस्टाइन था वो ब्रिटिश मैंडेट टेरिटरी था अंडर द लीग ऑफ नेशन। तो वो ब्रिटिश की जिम्मेदारी थी कि वहां पे कोई गलत चीज ना हो, लेकिन वहां सारी गलत चीज जो है ब्रिटिश जमाने में हो गई जी। तो ने कहा कि अरबों के ऊपर इनको लादना, मतलब यहूदियों को लादना, ये बिल्कुल ही गलत है और रॉन्ग है, इनह्यूमन है, उन्होंने कहा जी जी। और उन्होंने ये कहा कि जो भी अभी हो रहा है, मतलब 1938 की बात बता रहा हूँ जी, लेकिन वहां दंगे शुरू हो गए थे, मारपीट शुरू हो गई थी, फलस्तीनियों को मारा जा रहा था और ब्रिटिश जो है वो अगर फलस्तीन के फेवर करते थे उनको पीट दिया जाता था। तो जो आम गैंग थे आपके यहूदियों के, बाहर के जो यहूदी आए थे जी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो फलस्तीन में हो रहा है आज के दिन, उसको किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट से जायज नहीं कहा जा सकता है। ये गांधी जी ने 1938 में कहा। और ये भी कहा कि जो यहूदियों का माइग्रेशन हो रहा है फलस्तीन के अंदर जी, ब्रिटिश गन और बॉम्ब के कब्जे में, वो बिल्कुल मैं उसको नहीं मानता, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर अरब उसको गुडविल के हिसाब से, गुडविल के बेसिस पे अगर उनको लें अपने कंट्री में तो वो अलग बात है। फिर उन्होंने जस्टिफाई किया अरब के रेजिस्टेंस को, जो वहां पे मुजाहमत कर रहे थे फलस्तीनी। जब इनको ये लगा 1920 और 22 के बाद, जब उन्हें ये लगा कि ये लोग कब्जा करना चाहते हैं हमारे मुल्क में, हमारी जमीन पे जी, तो रेजिस्टेंस शुरू हुआ वहां पे जी। रेजिस्टेंस शुरू हुआ तो नेचुरली इन लोगों के पास कोई सपोर्ट नहीं था, ओटोमन एम्पायर खत्म हो चुका था जी, ब्रिटिश जो है वो काफी मजबूत हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, जर्मनी हार चुका था जी। तो उसमें आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस जब शुरू हुआ तो गांधी जी ने जस्टिफाई किया रेजिस्टेंस को। ये इसी इशू की बात कर रहा हूँ 1938 की जी। और आपके मैं आखिरी चीज से, गांधी जिससे कि लोग नहीं जानते इस बात को, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्यूमेंट बेस्ड मैं बात बता रहा हूँ जी, ये विकिपीडिया बेस्ड नहीं है, डॉक्यूमेंट बेस्ड जी। तो 21 जुलाई 1946 जी, ये भी हरिजन मैगजीन में इन्होंने लिखा। इन्होंने ये कहा कि जो अमेरिकन और ब्रिटिश जिस तरह से मदद कर रहे हैं ज़ायनिस्टों की जी पैलेस्टाइन में, उसको गांधी जी ने कहा नेकेड टेररिज्म जी। उस वक्त हाँ, नेकेड बिल्कुल नंगा, जो है नंगी दहशतगर्दी, ये उस जमाने में। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब 7 अक्टूबर को जब चीजें हुई तो पहले तो इनको सारा कुछ पता था कि ऐसा होगा। 9/11 करने वाले कौन लोग हैं, मैंने तो कई मतलब बताया जिन लोगों ने किया जी। और ये वहां के अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी को पता था, मोसाद को पता था, जो वहां पे इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर जाने वाले थे, क्या नाम था उनका, शिमोन नेतन्याहू से पहले बोल रहे हैं? ना हाँ, एक थे, बिल्कुल नाम भूल रहा हूँ। तो उनका विजिट होने वाला था, वो विजिट कैंसिल किया होगा। और जो सन 2028 सितंबर सन 2000 में जो कुत्ते वगैरह को लेकर के मस्जिद अक्सा में गए थे, उसके बाद सेकंड इंतिफादा शुरू हुआ था।
तो वो इंतकाल कर गए जी। तो उन्होंने कैंसिल किया था विजिट। उसमें बहुत सारे जो 9/11 के दिन में बहुत सारे जो यहूदी थे कुछ नाच रहे थे, गा रहे थे, उनको भी पकड़ा गया था, उनकी फोटोग्राफ उस जमाने में। तो लेकिन इसमें जो चीजें हुई शायद एहद बारक, हाँ, ये जो 9/11 वो तो अमेरिका के लिए हुआ कि अमेरिका को खुली छूट मिल गई कि भाई जिसके मुल्क पे चाहे तबाह करें। इसलिए आपने देखा होगा कि 9/11 के बाद अफगानिस्तान को तबाह किया, इराक को तबाह किया गया, सीरिया को तबाह किया गया, लीबिया को तबाह किया गया, जिसको बोलते हैं वार ऑन टेरर। ठीक उसी तरह का 9/11 इन्होंने इनको करने के लिए छूट दे दी। भाई इनके पास तो इनके तो सारे मालूमात थे, आपको ये पता है। आपने ये देखा होगा कि भाई सीरिया में जब बशर अब्दुल चले गए तो उनको सिर्फ ये खतरा एहसास हो रहा था कि वहां पे जो बहुत सारे मशीन है उनको हम तबाह कर दे, वरना ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। मतलब ये इतना ज्यादा ये कॉशियस है प्रिएम्प्टिव मामले में। जी। तो इनको ये पता नहीं था कि क्या होने वाला था, तो इन्होंने इसको होने दिया। और होने के बाद फिर इन्होंने कहानी बनाई, नैरेटिव बनाया कि भाई हमारे बच्चे काट दिए गए, 40 बच्चों को गर्दन काट दिया गया, औरतों का केस काट दिया गया, उनको रेप किया गया, जो तीनों चीज बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल गलत ये रिपोर्ट में आ चुकी है। और लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद जबान से इसको कहना शुरू किया। अभी भी मार्को रूबियो ने कहा 2 हफ्ते पहले कि वहां रेप हुआ और बच्चों को काटा गया, बिल्कुल गलत। और आज के दिन में बहुत सारे, अब तो टिकटॉक उन्हीं के लोगों ने खरीद लिया है, सोशल मीडिया एक्स उन्हीं का है। जी हाँ। तो अब उसके जरिए जो है पूरी नैरेटिव, अब तरह तरह के जो है आपके वो वीडियो और उस तरह की चीजों को दिखाया जा रहा है वहां पे। जी। और आपको मैंने ये भी कहा था कि वहां पे जो लोग मारे गए थे 1300 लोग, तो 1300 में बेसिकली 1300 में ज्यादा तो पैलेस्टीनियन थे। जी। तो एक्चुअली जो इजरायली मारे गए वो आपके 600 मतलब 700 के अंडर है। और वो ज्यादातर जो मारे गए हैं वो खुद इजरायली शेलिंग से मारे गए, अपेची हेलीकॉप्टर से मारे गए। अपेची हेलीकॉप्टर जो लोग वहां पे जो आपके जो फेस्टिवल चल रहा था, जहाँ पे लोग गाना बजाना कर रहे थे, तो वहां से जो लोग भागे हैं, हमास ने वहां पे हमला नहीं किया था। जो नोवा फेस्टिवल जो चल रहा था, हमास ने वहां पे हमला नहीं किया था। जी। हमास ने बेसिकली हमला किया था 2 इनके कॉलोनी पे जहाँ पे लोग रह रहे थे, 2 या 3, वहां से लोगों को पकड़ के लाना था इनको इस तरह से। और नोवा का जो है, नोवा जो आपके फेस्टिवल चल रहा था उसको भी होने दिया गया कि उस जमाने, और दहशत में भागे वहां से। तो उसमें बहुत सारे लोग को जो है वो भी मारे गए। जी। और मारने वाले कौन है? वो पैलेस्टीनियन नहीं, इसलिए कि उनका मेन मकसद मारना नहीं था, उनका मकसद था उनको पकड़ के ले जाना था। मारते तो फायदा क्या होता? जी हाँ। उनका तो लॉस था, वो भी मारे गए बहुत सारे लोग। तो उनको आने दिया गया, काम होने दिया गया। उसके बाद एक नैरेटिव बना कि भाई हम पर हमला हुआ है, मेरी सिक्योरिटी को खतरा। फिर उसके बाद जो है कि ये जो इंसान नहीं है और ये सब ह्यूमन है, और पूरी उसी तरह से पूरी चीजें चली और फिर उसको जस्टिफाई करना शुरू किया। जी। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब शुरू में बहुत ज्यादा डैमेज, बहुत ज्यादा टारगेट्स आपके एक दिन में 1200 टारगेट, 1300 टारगेट, 1500 टारगेट, 1000 टारगेट जब आप हिट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही मतलब अनप्रेसिडेंटेड है पूरे वॉर हिस्ट्री में। जी। तो आपने देखा होगा कि उस जमाने में भी जब सीज फायर की बात होती थी, यूरोपियन बिल्कुल उस पर खामोश रहते थे। हाँ, बिल्कुल खामोश रहते थे। अमेरिका बिल्कुल खामोश उस पर रहता था। इसलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका ने जितने भी सीज फायर के रिजोल्यूशन आए उसको वीटो किया। जी। 1973 के बाद अब तक अमेरिका ने मेरे ख्याल से 49 या 50 वीटो किया है इजराइल के फेवर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जी जी, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि जो लोग वो हादसे को होने दिया। जी। और हादसे के बाद जो है वहां पे जिस तरह से चीजें मारी गई थी, इसलिए कि आपने देखा था कि जो बहुत सारे घर जले हुए हैं उसमें और धसे हुए हैं घर, तो वो तो आपके हमास के मशीन गन से नहीं हो सकता है। जी। वो तो टैंक शेलिंग से हुआ है और आपके अपेची हेलीकॉप्टर के अटैक से हुआ है। इस पे वहां पे उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं की, और उसको मना भी कर दिया उन्होंने कि अभी हम सब नहीं करेंगे, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जी। अब ये सब चीजें जब हो गई तो सारी चीज जस्टिफाई इन्होंने शुरू कर दिया। और फिर अमेरिका का जो स्टैंड आपके शुरू से जो है वो एंटी पैलेस्टीनियन रहा है, चाहे वो बाइडेन की हुकूमत हो, ट्रम्प की हुकूमत है। ट्रम्प की हुकूमत में तो और भी चीजें खराब। जी। बाइडेन ने तो कम से कम जो है वहां पे जो सेटलर थे वेस्ट बैंक में, जो लोगों को मार रहे थे पैलेस्टीनियन को, तो वहां पे कई सेटलर ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनके ऊपर बाइडेन ने जो है वो सैंक्शन लगाया था। जी। जब ट्रम्प इलेक्ट हो गए तो इन्होंने सैंक्शन को हटा दिया।
और वेस्ट बैंक में अब तक जो है करीब वहां पे 38,000 अटैक्स हुए हैं आपके सेटलर के वहां पे फलस्तीन के ऊपर में जी और हजारों हजार एकड़ जो है फलस्तीनियों की जो जमीन हमको कब्जा कर लिया गया है जी इसके अलावा वहाँ जो मिलिट्री चेक पॉइंट थे वेस्ट बैंक में जी पहले तो थे आपके 600 कुछ अब जो है वो 900 कुछ हो गए 950 चेक पॉइंट हो गए जी अब ये जो मिलिट्री चेक पॉइंट है इस तरह के चेक पॉइंट खुद जो सेटलर है वो अपना ही बना रहे हैं बहुत सारे सेटलर हैं लाखों लाख सेटलर जो है जिनके पास आर्म्स हैं जी बड़े सोफिस्टिकेटेड आर्म्स हैं जो आईडीएफ के पास आर्म्स है जी तो ये सिचुएशन वहां पे आई है उसके बाद आप देखेंगे कि जो टारगेटिंग की गई है ज्यादातर तो आप देखें कि जर्नलिस्टों की टारगेटिंग की जी तो जो लोकल जर्नलिस्ट है उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी वो अभी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ रही है जो एक्चुअल जो आना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे बैन है जी उसके बाद जो हेल्थ वर्कर्स थे उनसे भी इंफॉर्मेशन आती थी वो जाते थे देखते थे कहाँ पे लोग गिरे हुए हैं कहाँ पे फंसे हुए हैं उनको लाते थे जी तो हेल्थ वर्कर्स का जो है मेडिक्स में करीब 2000 लोग मार दिए गए जी जो यूएन के आपके जो ऑफिशियल जो ह्यूमैनिटेरियन का काम करते थे अनरवा के लोग उनमें करीब 200-300 पौने 300 लोग मार दिए गए जी तो अनरवा को फिर कहा गया कि भाई अनरवा जो खुद कैनेसेट जो अब इजरायली पार्लियामेंट है उसने खुद वहां पे लॉ पास किया या डिसीजन लिया कि अनरवा जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जी अब आप जब अनरवा को टेररिस्ट बोल रहे हैं या कोई भी आपके खिलाफ अगर बोल रहा है तो आप उसको टेररिस्ट बोल रहे हैं तो इसका तो कोई जवाब है नहीं इसलिए आपने देखा होगा कि 3 बड़े पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में नाम अभी याद नहीं है मुझे जी इन लोगों पे भी सैंक्शन इजराइल ने लगा दिया तो इसलिए लगाया गया कि ये लोग चले गए थे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ही जो है 4 लोगों को कहा कि ये वार क्रिमिनल है 2 इजराइल की तरफ से 2 पैलेस्टाइन की तरफ से जी गाजा की तरफ से और गाजा वाले तो मार दिए गए अभी सिचुएशन में आप देखेंगे कि वहां पे जो टारगेटिंग हुई है जर्नलिस्टों की हुई आपके डॉक्टर्स की हुई हॉस्पिटल्स की हुई इलेक्ट्रिसिटी की जो इंस्टॉलेशन था उसको तबाह किया गया जो वाटर सिस्टम था उसको तबाह किया गया जी जो सीवेज सिस्टम था उसको तबाह किया गया मतलब जो भी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम था जी वो वहां पे तबाह हो गया अब इसकी वजह से हुआ क्या कि जो उनकी वो तो ऑलरेडी पहले ही से आपके यूएन एड पे मुनासर करते थे यूएन जो है वो चलाता था आपके खाने का निजाम और हेल्थ का निजाम और एजुकेशन का निजाम एजुकेशन सेक्टर को भी और जो वहाँ पे रिलीफ वर्किंग जो एजेंसी था अनरवा यूनाइटेड नेशन का जो 1948-49 से काम कर रहा था उसको वहाँ पे डिसमेंटल कर दिया जी और फिर उसके बाद वहाँ पे जीएचएफ आ गया गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन आ गया जी उसने वहाँ हजारों लोगों को मार दिया कई हजार तो आपके जख्मी हो गए जी इसके पहले भी आप देखेंगे कि जीएचएफ के पहले गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के पहले जब अनरवा था आपने थोड़ी बहुत कैपेसिटी में काम कर रहा था उस जमाने में भी जो लोग जब ट्रक आती थी एड किए जब उसको लोग जो है उसको लेते थे या सामान निकालते थे भूख की वजह से या इसकी वजह से उन पे भी गोलियां चलाई गई हैं बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट हैं बहुत सारे हमारे पास डॉक्टर साहब अब ये जो तबाही हुई है 2 वर्षों में अब इसके साथ अब ये एक तजस्सुस बना हुआ है सारी दुनिया ये देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 नुकाती फार्मूला पेश किया है अब इसको किस तरह से हमास ने कबूल किया और दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो जंगबंदी का मामला है जो आगे बढ़ रहा है उस हवाले से किस तरह की जंगबंदी होगी और जंगबंदी के बाद क्या इम्कानात हैं क्या खदशात हैं लोग मतलब देख देख कर यानी जो वाकई दर्द रखने वाले हैं वो सवाल ये कर रहे हैं कि क्या इजराइल अब इस जंगबंदी को मतलब जिस तरह से कमिटमेंट किया जाएगा उस पर कायम रहेगा या फिर ये मामला कुछ वक्त के लिए इसमें जो है पॉज हम देखेंगे और फिर ये सिलसिला चल पड़ेगा किस तरह से देख रहे हैं अभी की सिचुएशन को डॉक्टर साहब जी देखिए ये जो पीस प्लान है ट्रम्प का ये जो पीस प्लान ये तो डिसेप्शन का प्लान है ये कोई पीस प्लान नहीं है क्योटिक अच्छा प्लान जी ये इसको पीस प्लान कह ही नहीं सकते इसलिए कि ये सरेंडर प्लान है जी भाई पीस प्लान तो निगोशिएशन के बेसिस पे होता है तो आप सारी पार्टी से कंसेंसस लें उनकी रजामंदी हासिल करें जी और ये जो पीस प्लान था इसको आपके डिक्लेयर करने के पहले तो जो 7 कंट्री थे जिनको बुलाया गया था जिसमें आपके पाकिस्तान भी था शायद जी जी और इंडोनेशिया भी था तुर्की था और फिर आपके 3 अरब कंट्री थे जॉर्डन और आपके यूएई और कतर और सऊदी अरबिया जी और ये सब इनके हिमायती लोग आपको पता भी होगा कि जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री के चीफ है उनको भी 2 मरतबे जो है दावत दिया ट्रंप ने जी
है ना। तो वो दावत तो वो की खाना तो था नहीं, वो तो बेसिकली ये था कि ईरान पाकिस्तान को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, चाहे वो ईरान का मामला हो बाद में या पैलेस्टाइन पे, उसके को कैसे खामोश किया जाए। जी तो ये सारी चीजें हुई थी। तो उसमें आप देखेंगे कि जो वो ड्राफ्ट प्लान था उसको नेतन्याहू जब वहां पे गए अमेरिका में तो उन्होंने चेंज कर दिया ड्राफ्ट प्लान को। हम्म और जो जब नया ड्राफ्ट प्लान आया तो उसको फिर सर्कुलेट नहीं किया गया अरबों में। हम्म तो ये तो आपके बेसिकली जो प्लान बनाया था वो बनाया था विटकॉफ, जो स्पेशल आपके एम्बेसडर हैं ट्रम्प के मिडिल ईस्ट में, जी और उनके दामाद, ट्रम्प के दामाद जैरेड जैरेड कुशनर कुशनर, जी जो बहुत ही क्लोज हैं नेतन्याहू साहब से। जी वो तो है अमेरिकन सिटीजन, लेकिन उनकी जो पूरी लॉयल्टी वो इजराइल के लिए है। तो वो फॉरेन कंट्री के लिए काम करते हैं और अमेरिका का पैसा इस्तेमाल करते हैं और ओहदा इस्तेमाल करते हैं। तो जैरेड कुशनर का ही प्लान था और आपके विटकॉफ का ये प्लान था। जी फिर भी एक तरह से सरेंडर प्लान था जिसको अरबों में घुमाया गया और फिर उसमें अरबों ने कहा कि भाई बड़ा अच्छा है, प्रोमिसिंग है, कुछ निकलेगा वगैरह। फिर इसको चेंज किया गया और इसमें आपके पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटीज में इन्वॉल्व नहीं है। गाजा के जो जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जी उसको छोड़िए। गाजा में कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो आपके बहुत ज्यादा एंटी अमेरिकन नहीं है, एंटी इजरायली नहीं है, जैसे कि एक्सपोर्टर है वहां पे, बिजनेसमैन है ना, वहां पे कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि एग्री नहीं करते हैं आपके हमास से, लेकिन वो ये भी एग्री नहीं करते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पे रूल करें। तो उनसे भी तो वो कंसल्ट कर सकते थे, उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं। और इसलिए आप इसको पीस प्लान नहीं कर सकते, बिल्कुल वन साइडेड है, ये एक तरह से सरेंडर है। लेकिन हमास ने क्या किया कि हमास ने इसमें चालाकी की कि हमास ने देखा कि भाई इनके पास एक ही इशू है होस्टेज का, इसलिए कि आप कहीं भी देखेंगे होस्टेज ही मेन इशू है। पूरे सरदर्द जो है पूरे आपके मिडिल ईस्ट, ये यूरोप में और अमेरिका के लिए भी होस्टेज है इनके साथ बड़ी परेशानी, यानी वाकई बड़ी परेशानी, होस्टेज परेशान है, कुछ लोग मर गए। और जो फॉक्स न्यूज एजेंसी आपके अमेरिका की वो कह रहा है कि इनको हमास ने मार दिया, जो लोग मरे हुए हैं वो बेसिकली इजरायली बॉम्बिंग में मारे गए जी। हमास ने तो मारा नहीं, हमास का तो मार गया तो हमास के लिए तो नुकसान होगा भाई, उसको तो बारगेनिंग करना था जी, वो तो और जिंदा रखेगा सारा कुछ। तो इसमें आप देखेंगे कि हमास ने क्या किया कि भाई इनका बॉल इन्हीं के कोर्ट में डाल दिया। तो वो एग्री कर गया, लेकिन एग्री ये जो किया हमास, वो पार्टी एग्री किया कि मैं रिलीज कर दूंगा इनको जी। और उसके बाद आप देखते हैं इसलिए कि पहला जो स्टेज है वो रिलीज करेंगे आपके, और उसके बाद जो है इजराइल जो है रिलीज करेगा उनके प्रिजनर्स को, जो आपके इजराइल पैलेस्टीनियन है जी। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपके ये है कि वो डिसाइड होगा कि भाई आप कहाँ से विड्रॉ करेंगे ये आपके आईडीएफ जो इजरायली जो फोर्स है तो जी। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि मेन जो मुद्दा है वो इजराइल का वो बेसिकली है कि देखिए, एक तो एक्चुअली इंटरेस्टेड था नहीं कि होस्टेज को रिलीज किया जाए। जितने होस्टेज रिलीज हो गए वो उससे बल्कि इजराइल को कोई फायदा हुआ नहीं। इजराइल तो ये चाह रहा था कि भाई इनके पास होस्टेज रहे ताकि मेरे पास मौका रहे कि हम इनको मारते रहे जी। अब ये हमास ने सोचा कि अब इस मौके को हम हटा ही दें, भाई सारा जो है तुम अपना होस्टेज ले जाओ। मुझे जो लग रहा है, मतलब जाती तौर पे आई मे बी रॉन्ग जी, ये राइट है ना। अब ये है कि इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ये जो एजेंडा है जो पीस प्लान में ऐसी चीजें जिसपे हमास एग्री कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल हमास को डिजार्म किया जाए जी। हाँ, तो डिजार्म तो आप उसी को कीजिएगा ना जो आपके लिए तो वो टेररिस्ट है, लेकिन अपने लिए तो वो नेशनल फ्रीडम फाइटर है एग्जैक्टली। तो वो आपके वो डिजार्म उसको करेंगे नहीं। दूसरी चीज है कि डीमिलिटराइज भी नहीं करेंगे वो आपके, हटेंगे भी नहीं यहाँ से। अच्छा, तीसरी चीज है जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसके वो एग्री नहीं करेंगे। चौथी चीज ये है कि वहां पे जो बोर्ड ऑफ पीस जो जिसके हेड होंगे आपके टोनी ब्लेयर, तो टोनी ब्लेयर की इमेज जो है बहुत खराब है, इसलिए कि टोनी ब्लेयर ने बिल्कुल गलत इल्जाम लगा करके अमेरिका का साथ दिया था और इराक पे अटैक किया था सद्दाम हुसैन पे कि इसके पास न्यूक्लियर ये आपके क्या मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स हैं जी। तो वो तो बिल्कुल ही गलत हुआ और उसने कहा, एक्सक्यूज भी किया था कि हाँ हमसे गलती हुई, लेकिन फिर भी जो है, और वो जो उनका फाउंडेशन है वो ज्यादातर फंडिंग जो है ज़ायनिस्टों की फंडिंग है, उनके जो एनजीओ में है जी जी, ये पूरी तरह से उन्हीं के आदमी है। तो वो इस पे हमास एग्री करेगा नहीं कि वो जो है बोर्ड ऑफ पीस या जो इस चीज को बोलते हैं गीता आपके गाजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी वहां पे कायम किया जाए। जैसे इराक में अमेरिकन ने जो है पॉल ब्रेमर को लाया था जी, इराकी ट्रांजिशनल अथॉरिटी जब एस्टेब्लिश किया था जी जी।
तो वहां पे ये एग्री करेंगे नहीं हमास वाले। डॉक्टर साहब हमारे पास 2 मिनट है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब आप मतलब क्या लग रहा है कि कितने वक्त के लिए ये जो भी जंग बंदी होगी, क्या अंदाज़ा है? और फिर 2 रियासती हल की जो बात की जा रही थी वो कहाँ है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, एक चीज तो मैं बताऊं कि जो जनवरी में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, आपको याद होगा जी। और उसमें 42 दिन का 42 डेज का 3 फेज था। जी जी। वो वायलेशन हुआ और 42 डेज में इन्होंने बहुत सारे अपने जो है होस्टेज को ले लिया वापस जी। और जब बात ये आई कि वहां से इजरायली फौज अब पीछे हटेगी तो इन्होंने बॉम्बिंग शुरू कर दी, आपको याद होगा। जी हाँ। है ना, वो मार्च में वो खत्म हो गया। आपके मार्च के बाद फिर उन्होंने नाकाबंदी कर दी इजराइल में। तो अब इसमें हमें ये लग रहा है कि जो अच्छा उसके बाद आप देखेंगे ट्रम्प ने खुद अनाउंस किया 3 दिन पहले कि भाई आपको नो मोर बॉम्बिंग, बॉम्बिंग को रोक दो वहां पे कर रहा है, लेकिन बॉम्बिंग होती रहेगी। जी हाँ। और 150 से ज्यादा लोग मार दिए गए, मतलब ट्रम्प के जुमा से लेके अभी तक। जी हाँ। इसका मतलब है कि ट्रम्प का तो ह्यूमिलिएशन हुआ ना पूरे अमेरिका में। जी जी। भाई उसकी भी बात ये मानने को तैयार नहीं है। और जो ये स्पीच दे रहे हैं नेतन्याहू अपने कंट्री को, ये दे रहे हैं कि हमारी फौज हटेगी नहीं। तो ये अच्छा हमास इस चीज से वाकिफ होगा। हमास पे ऑलरेडी पूरा प्रेशर डलवा रहे हैं आपके अरब कंट्रीज से। तो मुझे लगता है कि होस्टेज हटाने के बाद, इसलिए कि देखिए इजराइल जो है वो किसी भी तरह से हमास से सीज फायर करना ही नहीं चाहता है। ये सीज फायर तभी करता है जिससे इसको ये लगता है कि हम अभी खराब पोजीशन में हारने का तब ये है। अब उसमें वहां पे मैं एक चीज लास्ट में मैं एक चीज आपको बता दूं जी कि अगर आप देखेंगे भाई मेन इशू क्या है वहां पे, मेन इशू वहां पे हमास नहीं है, मेन इशू वहां पे होस्टेज भी नहीं है। मेन इशू ये है कि वहां पे जो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो खुद अमेरिका, इजराइल और यासिर अराफात ने तय किया था 1991 में 1993 में जी, जिसको बोलते हैं ओस्लो एंड मैद्रिद अकॉर्ड। हाँ हाँ। और उसी के बेसिस पे आपके यासिर अराफात ने रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को। हाँ हाँ। तो भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन को तो अब ना ट्रम्प मान रहे हैं, ना आपके ना ट्रम्प मान रहे हैं, ना नेतन्याहू मान रहे हैं। ना पीस प्लान में इसकी बात की गई जी, ना पीस प्लान में ये कही गई है कि जो पॉइंट है आपके इजरायली आर्मी के विड्रॉवल का, वो बड़ा वीक पॉइंट है। ज्यादा जो फोकस है आपके होस्टेज के इस पे है। वापस मेन जो प्रॉब्लम है इजराइल वहां फलस्तीन में ये है कि भाई उनकी जो जमीन जो कब्जा की गई उसको आजाद किया जाए। हाँ। जो ऑक्यूपेशन है उसको खत्म किया जाए। जी हाँ। उसके बाद जो वहां पे जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है, इनको सॉवरेन इनका स्टेट बने जी। इसके बाद जो ईस्ट जेरूशलम जो इनका कैपिटल है उसको कायम किया जाए। और वहां पे आपके जो इजरायली वॉल है जो क्रिएट किया इन्होंने वेस्ट बैंक में 600-700 किलोमीटर का, उसको डॉक्टर साहब बिल्कुल। और जो वहाँ पे 7-8 लाख जो सेटलर्स वहां पे बसाए गए हैं उनको वहां से हटाया जाए। तो ये और वहां पे जो राइट टू रिटर्न की बात की गई थी कि जो फलस्तीन को भगाया गया था वहां पे 1948 के दौरान। जी जी। तो उनके पास ये हक है कि वो वापस जाए। जी हाँ। ये तमाम इश्यूज जो बेसिक इश्यूज हैं, मेनली बेसिक इशू ये है। ठीक, लेकिन ये इसका तो जिक्र इसमें नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिर हम ज़रूर जो है इसी हवाले से, क्योंकि बहुत सारी बातें और बाकी हैं जिसके हवाले से यकीनन लोग भी जो है ये जानना चाहते हैं कि अब आगे जो है क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है। तो यकीनन जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि यहाँ पर पीस प्रोसेस में कहीं पर भी 2 रियासती हल के हवाले से कोई बात नहीं की गई, और फिर इसके साथ साथ कोई यहाँ पर ये यकीन नहीं किया जा सकता, बिलीव नहीं किया जा सकता, या फिर इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि माजी में जो इनका रिकॉर्ड रहा है। तो वक्त या कुछ चीज़ हमको रुकती हुई नजर आएगी, लेकिन फिर वही मामला इजराइल का होगा जो माजी में होता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।